नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 32वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान रहने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एनसीएफ 2005 का आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का ना क्लास क्रमांक 31वां में ना एनसीएफ 2005 मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का ना आप लोगों को थ्योरी क्लास पढ़ा दिया हूँ। और उसके बाद ना आज इसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, देखो आप लोगों का जो क्लास है ना वो तुरंत ही मैं ला सकता था, लेकिन क्या है ना, आप लोगों का जो शिक्षण अभिरुचि का विषय है उसको भी क्या करना होता है, मेरे को आप लोगों को ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस कराना होता है। तो उसको भी क्या करता हूँ, पढ़ाते हुए चलता हूँ। उसके साथ साथ आप लोगों को पता होगा ना कि अभी हाल ही में जो शिक्षक वैकेंसी है ना, मतलब शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है ना। अक्टूबर में उसका एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं भी एलिजिबल हूँ। तो उसका भी मेरे को खुद से प्रिपरेशन करना पड़ता है, खुद का भी तैयारी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, जिसके वजह से ना दोनों साइड को मैं हैंडल कर रहा हूँ। आप लोगों का भी सिलेबस को कंप्लीट कराने की ओर ध्यान दे रहा हूँ, और उसके साथ साथ ना अपना वो जो सिलेबस है ना उसको भी पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनके कारण क्या है, जिनके कारण आप लोगों का ना थोड़ा सा जो क्लास है ना वो कभी एक क्लास कभी दो क्लास ऐसे आते हुए चलता है। लेकिन इस महीने मैं ट्राई करूंगा कम से कम 2 से 3 क्लास ना एक दिन में आप लोगों को लाने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों का ना भाग दूसरा सामान्य ज्ञान का विषय जो है ना उसमें से 20 नंबर का और 20 प्रश्न जो है वो पूछा जाने वाला है। और हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना वो क्या है, वो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 को हम लोग क्या करें, थ्योरी क्लास को पढ़ चुके हैं, और आज इसका हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। आप लोगों को हमेशा ना अपने क्लास से पहले आप लोगों को सिलेबस इसीलिए दिखाते रहता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि मैं ना जो भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो आपके सिलेबस में है उसको पढ़ा रहा हूँ, कहीं बाहर से आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। और आप लोगों को इन सारी चीज़ों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस के अंदर से ही पूछा जाएगा जो क्वेश्चन है वो कहाँ से कितना पूछेगा, कैसे पूछेगा, ये हमको तो पता नहीं है। लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि जितना भी ना आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक दिया है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ करके कवर कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को मैं क्या करता हूँ, सारे जो ना आप लोगों का टॉपिक है उसका सिलेबस को दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हम बाहर का कभी नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी है उसका सिलेबस वाइज ही पढ़ रहे हैं, ये आप लोगों को पता चले। तो इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले हमेशा अपने क्लास में आपका जो सिलेबस है वो दिखाते रहता हूँ। ठीक है, और आज का ये जो हम लोग क्लास कर रहे हैं ना एमसीक्यू सीरीज, तो इसके क्वेश्चन नंबर पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जो जो ना आने लायक जो क्वेश्चन है ना, जैसे सीजी टेट सी टेट में पूछा गया जो प्रश्न है ना, तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को मैं लेकर के आऊँ, सिंपल प्रश्न ये नहीं है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर के आऊँ, तो छांट करके लाया हूँ ना, तो इसीलिए प्रश्न की क्रमांक में गड़बड़ी है, मतलब ना प्रश्न क्रमांक उल्टा पुल्टा है, इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको केवल ना प्रश्नों पर ध्यान देना, और प्रश्न क्या बोले और आंसर क्या होगा इस पर ज़्यादा गौर आप लोगों को करना है। और आज का ये जो क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद इसका पूरा जो पीडीएफ रहेगा वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से तुरंत ही डाउनलोड करके दोबारा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक की ज्वाइन नहीं की हो तो कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए सीधा पढ़ने के ऊपर अब फोकस करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक चौथा को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं का अनुसंधान किया गया है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किस सूचीबद्ध किया गया है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 में जो शांति को बढ़ावा देने के लिए ना कुछ अनुसंधान किया गया है, कुछ अनुशंसा किया गया है, वो क्या है आपको ये बताना है। पहला करके दिया है ऑप्शन में, महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उसके अलावा बी करके दिया है, नैतिक शिक्षा मॉरल एजुकेशन को बढ़ाया जाए। सी करके दिया है, शांति पीस एजुकेशन को एक अलग विषय में बढ़ाया जाए। या ऑप्शन डी, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, कम से कम आप गैस तो कीजिए। आप लोगों को पता होगा कि मैंने ना ये सारा चीज़ आपको कई जो विषय है ना वो नहीं पढ़ाया हूँ टॉपिक में, क्योंकि इतना लंबा पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप लोग क्या करो, आप लोगों को ना आंसर के माध्यम से मतलब एमसीक्यू के माध्यम से आप लोगों को ये सारा चीज़ को समझाते हुए चलूँगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई कीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। और ये सी टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट होता है ऐसे प्रश्न।
तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो वो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। जो एनसीएफ 2005 है ना, मतलब नेशनल करिकुलम 2005 है ना, तो उसमें शांति के लिए बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? तो शांति को बढ़ावा देने के लिए ना महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजन करने की बात ना एनसीएफ 2005 में किया गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में आप लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ऑप्शन ए ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है, से ज्ञान का विकास हो और इसकी संरचना की जाती हो। ऑप्शन बी शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। ऑप्शन सी विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 5वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है, से ज्ञान का विकास हो और इसकी संरचना की जाती हो। तो ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 में ना जो बातचीत की गई है, जो रखा गया है ना, वो ज्ञान स्थायी है। क्या है? तो जो ज्ञान दिया जाता है वो स्थायी होता है और ये ज्ञान का क्या होता है? विकास होता है। और इसकी क्या है? संरचना की जाती है, मतलब ज्ञान का क्या है? निर्माण किया जाता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देखोगे ना तो शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्रित, तो शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्रित नहीं होगा। क्या आप केवल जो विषय में वही पढ़ाओगे क्या? बाकी अपने मन से कुछ और उसका जो मॉरल जो लाइफ है उससे रिलेटेड नहीं पढ़ाओगे क्या? तो ये गलत हो जाएगा एक शिक्षक के रूप में। ऑप्शन सी को देखो विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अध्यापक केंद्रित बिल्कुल भी नहीं होता है। पहले अध्यापक केंद्रित होता था, मतलब एक शिक्षक जो है वो आता था और आ करके ना जो विषय से संबंधित ज्ञान था उसको देता था, पढ़ाता था और चले जाता था, चाहे उस बच्चे को समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन अब क्या किया गया है? विद्यार्थी केंद्रित किया गया है, मतलब स्टूडेंट के केंद्रित किया गया है। बच्चों को सरल तरीके से समझ में आए, इस प्रकार की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बनाया गया है। तो अध्यापक केंद्रित इसमें नहीं होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उपरोक्त में से कोई नहीं भी इसमें नहीं होगा। केवल पॉजिटिव जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को ध्यान से पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया? मतलब कौन से सुधार को बताया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए खुली पुस्तक परीक्षा। ऑप्शन बी सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन सी समूह कार्य मूल्यांकन। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 6वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया? तो एनसीएफ 2005 में ना जो सुधार बोला गया है उनमें से पहला है खुली पुस्तक परीक्षा। खुली पुस्तक परीक्षा का मतलब ये होता है कि जब बालक का एग्ज़ाम होगा ना, मेन एनुअल एग्ज़ाम, तो उस एग्ज़ाम में ना जो बुक है ना, जो उसको पढ़ाया जाता है वो बुक को ले करके उस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन रखा गया है। कैसा कंडीशन? वो बुक को तो ले करके जा सकते हैं परीक्षा में, लेकिन बुक में जो सेम टू सेम लिखा है ना वो नहीं लिख सकता। उसको अपने भाषा में, अपने शब्दों में, अपने समझ के आधार पर उसको कन्वर्ट करके बदल करके लिखना होगा। तो इसे ही ना खुली परीक्षा कहा जाता है, मतलब खुली पुस्तक परीक्षा इसे ही कहा जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा सतत एवं निरंतर व्यापक मूल्यांकन। सतत कहने का मतलब यह है कि अगर हफ्ते में टेस्ट होता है तो वो हमेशा हफ्ते में टेस्ट होते रहे, मंथली होता है तो मंथली होते रहे, और वैसे ऑब्जर्वेशन करके अगर टेस्ट होता है ना तो एक शिक्षक द्वारा वैसे जो टेस्ट है वो होता रहे, कंटिन्यू चलता रहे। तो इसको भी क्या किया गया है? इस पर भी बल दिया गया है, ये सुझाया गया है, बताया गया है एनसीएफ 2005 में। उसके अलावा सी को देखो समूह कार्य मूल्यांकन
मूल्यांकन, ग्रोथ वर्क इवोल्यूशन। तो समूह कार्य में जो मूल्यांकन किया जाता है, मतलब बच्चों को ना एक ग्रुप में अलग अलग में बांट दिया जाता है और उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसको किसी भी प्रकार के टास्क दिया जाता है ताकि वो समूह में रहकर एक दूसरे के साथ सहयोग के माध्यम से कुछ जो चीज़ें हैं ना, जो टॉपिक है उसको सीख सके और प्रेजेंटेशन वगैरह जो तैयार करना है वो सारा चीज़ कर सके। तो समूह कार्य मूल्यांकन, इसको भी क्या किया गया है, एनसीएफ 2005 में बढ़ावा दिया गया है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 6वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं, इसी माध्यम से। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम की ओर संकेत करती है। तो किस एजुकेशन सिस्टम की ओर संकेत करता है, आपको ये बताना है। जो समावेशी शिक्षा होता है वो ऑप्शन ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन बी, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। ऑप्शन सी, जो सभी निर्योग्य बच्चे को शामिल करती है। या ऑप्शन डी, जो उसकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो क्या इसका आंसर होगा, आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। जो उसकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम की ओर संकेत करता है। तो आपको ना एनसीएफ 2005 का जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें समावेशी शिक्षा को आपको नहीं पढ़ाया था। तो लेकिन फिर भी आप लोगों को ना इस प्रकार की जो क्वेश्चन होगा ना, उसको आपको एमसीक्यू के माध्यम से, मतलब प्रश्न प्रैक्टिस के माध्यम से आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, आपको जब क्वेश्चन नया लगता है ना, तो कुछ ट्राई किया करो कौन सा इसका आंसर होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को ना ये सारा चीज़ क्या होता है विस्तार पूर्वक समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, आपका ये ना एमसीक्यू सीरीज मतलब प्रश्न वाला क्लास भी है, उसके अलावा आप लोगों का थ्योरी भी क्लास है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में मैं आप लोगों को क्या करूँगा, वो क्या होता है, किस प्रकार से यह है, उस टॉपिक को आपको समझाते हुए चलूंगा। तो इसीलिए समावेशी शिक्षा क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये जान लो। समावेशी शिक्षा कहने का मतलब ये होता है कि एक विद्यालय में, एक कक्षा में एक शिक्षक के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो बच्चे रहते हैं, जैसे जाति, वंश, धर्म, समुदाय, अमीर, गरीब, सारे प्रकार के जो बच्चे होते हैं, कई बच्चे होशियार, कई बच्चे गधे, कई बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के जो बच्चे हैं वो रहते हैं। तो सारे बच्चे को बिना किसी भेदभाव के एक कक्षा में, एक विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा बिना किसी भेदभाव के जब पढ़ाया जाता है तो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। समझ में आया आप लोगों को समावेशी शिक्षा क्या होता है? एक कक्षा में बिना किसी भेदभाव के विभिन्न प्रकार के जो बालक रहते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश, समुदाय के जो बालक हैं ना, वो आते हैं। उन सारे बच्चों को बिना किसी भेदभाव के जब एक शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है तो उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। समझ में आया आप लोगों को समावेशी शिक्षा क्या होता है? भूल जाओगे तो शॉर्ट नोट्स में छोटा सा नोट करके लिख लो, एग्जाम से एक हफ्ते पहले आपको रिवीजन करते हुए बन जाएगा तो आपको याद रहेगा। तो शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हो जो मैं आप लोगों को समझाया हूँ। तो समावेशी शिक्षा का जो मतलब होगा ना, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो उसकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक, अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है ना, तो ये बोला है तो यही इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको बताया ना, चाहे वो शारीरिक बनावट जो है वो अलग हो, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो भाषिक हो, अलग अलग योग्यता के जो बच्चे होंगे ना, उन सारे बच्चों को जो उसकी जो अलग अलग स्थिति है उनको ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करना एक कक्षा में और पढ़ाना, तो वही समावेशी शिक्षा कहलाता है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक जो है ना, वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 7
7वां का। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां को अब ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अर्थात एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताना है एनसीएफ 2005 में क्या शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए अच्छी ब्राह परीक्षाओं का आयोजन करना, ऑप्शन बी रटने को महत्व प्रदान न करना, ऑप्शन सी पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, या ऑप्शन डी ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो प्रश्न क्रमांक 9वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अच्छी ब्राह परीक्षाओं का आयोजन करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में कौन सी सम्मिलित नहीं है बोला है। तो आपको एनसीएफ 2005 जब पढ़ाया था थ्योरी क्लास तो उसमें इसकी जो ना क्या क्या सिद्धांत है, लगभग 5 सिद्धांत आप लोगों को बताया था ना। और इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छी ब्राह परीक्षाओं का आयोजन करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोग ये जान लो। आप मुझे ये बताओ कि एक कक्षा में बालक को क्या किया जाता है, जो सब्जेक्ट जो टॉपिक उसको पढ़ाना होता है, जिस विषय का जिस जो टॉपिक है उसको पढ़ाते हैं तो उसी के अंदर से उनकी परीक्षा का आयोजन किया जाता है ना जी। तो अच्छी ब्राह परीक्षाओं का आयोजन, तो बाहरी परीक्षाओं का आयोजन आप कैसे करोगे? कंपटीशन एग्जाम अलग होता है लेकिन ये एनसीएफ के बारे में है ना, तो बच्चों को उसके जो विषय है उससे रिलेटेड आप परीक्षा का आयोजन करोगे ना जी। तो अच्छी ब्राह परीक्षाओं का आयोजन थोड़ी ना करोगे ये वाला जो है वो। तो इसीलिए इसमें जो बोला है उसके अनुसार देखो प्रश्न में क्या बोला है, उल्टा टाइप से बोला है। हम लोग पॉजिटिव लेते हुए चलते हैं अक्सर हमेशा। इसमें नहीं बोला है एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में कौन सा सम्मिलित नहीं है बोला है। तो नहीं है जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी जो सम्मिलित है वो आप लोग जान लो, ऑप्शन नंबर डी ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये इसमें सम्मिलित है। उसके अलावा ऑप्शन सी को जान लो, पुस्तक से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना। तो पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान तो वैसे भी मिलते रहता है तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। रटने को महत्व प्रदान ना करना, तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा कि रटन पद्धति को महत्व नहीं दिया जाता है। रटने को क्या है, इसको बैन किया गया है, मना किया गया है। तो इसीलिए जो प्रश्न क्रमांक 9वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है केवल इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, ऑप्शन बी बच्चों को गणित के प्रति रुचि पैदा करना, ऑप्शन सी बच्चों को तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान का योग्य विकास करना, या ऑप्शन डी बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, आपको जब गणित पढ़ाया जाता है, जब आप गणित पढ़ते हो तो उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका जो उद्देश्य होता है वो आपकी जो चिंतन शक्ति है ना, तर्क शक्ति जो है उसको बढ़ाना होता है। उसके अलावा समस्या समाधान की जो योग्यता है उसका विकास करना आपके लिए गणित पढ़ने का उद्देश्य होता है। उसके अलावा गणित पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो गणित पढ़ने का जो उद्देश्य नहीं होगा वो बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना। अंक गणित वास्तविक जीवन में काम आता है क्या? उतना नहीं आता है, लेकिन अंक गणित जब आप सॉल्व करोगे ना तो आप में जो तर्क करने की जो क्षमता है ना वो बढ़ता है। तो इसीलिए आपको गणित का जो विषय है वो पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा देखो बच्चों को गणित के प्रति रुचि पैदा करना, तो ये भी इसमें नहीं होगा। जो इसका पॉजिटिव आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब तक कि आप लोग जो गणित पढ़ते हुए हो ना उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो आपके जो तार्किक शक्ति, जो सोचने समझने की शक्ति होता है उसको बढ़ाना। उसके अलावा किसी भी प्रकार की समस्या आता है तो उस समस्या को समाधान करने का ना जो योग्यता होता है उसके अनुसार आपको गणित पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए
चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को अब ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ऑप्शन बी, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। या ऑप्शन डी, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? तो जो एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है ना, वो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। हम लोग जब थ्योरी पढ़े थे, थ्योरी में एनसीएफ 2005 का जब सिद्धांत पढ़े थे, तो उसमें क्या हम लोग ये पढ़े थे क्या कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया जाएगा बोल करके? ये उसका उद्देश्य नहीं है। नॉर्मल है, कंपलसरी है पढ़ना, वो बात अलग है, लेकिन उद्देश्य में शामिल नहीं है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा आप लोगों को जो ना एनसीएफ 2005 का जो सिद्धांत पढ़ाया था उसमें क्या था? तो उसमें पहला था ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ये आप लोगों को अपने थ्योरी क्लास में पढ़ाया था, याद करो अगर आप लोग मेरा थ्योरी क्लास अटेंड किए होंगे तो। उसके अलावा दूसरा, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, ये भी एनसीएफ 2005 का क्या है? तो ये सिद्धांत है कि पढ़ाई जो है ना उसको रटंत जो प्रणाली है ना, मतलब जो बच्चे रटते हैं उससे मुक्त करना, तो ये भी इसका उद्देश्य है या उसका सिद्धांत है। उसके अलावा डी भी हो जाएगा, बच्चों की चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, तो ये भी एनसीएफ 2005 का क्या था? तो ये भी सिद्धांत था। ये आप लोगों को याद रखना है, तीनों के तीनों इसका सिद्धांत था। जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है जी। इसमें से 1 से 2 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है, आप लोगों को सॉल्व करना ही है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। और जो जो चीज़ नोट करने के लिए बोल रहा हूँ उन सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलिए। इंपॉर्टेंट है तभी बता रहा हूँ, अदरवाइज नहीं बोलता आपको नोट करने के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। मतलब आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 में कितने भाषा निहित है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, एक भाषा। ऑप्शन बी, द्विभाषा। ऑप्शन सी, 3 भाषा। या ऑप्शन डी, बहुभाषा। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, बहुभाषा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में जो दस्तावेज में जो भाषा निहित है ना, वो बहुभाषिता को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर इसमें प्रश्न पूछा जाता ना कि एनसीएफ 2005 में ना कितने भाषाओं में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो वो 3 भाषा सूत्र को आप लोगों को याद रखना है। 3 भाषा सूत्र कैसे होगा? तो देखो, जिस भी ना क्षेत्र में जो बालक को पढ़ाया जाएगा, मतलब जिस क्षेत्र में ना स्कूल होगा उस क्षेत्र में जब बालक को पढ़ाया जाएगा ना, तो उस स्कूल के आसपास की जो सबसे पहला जो भाषा में पढ़ाया जाएगा वो बच्चों की मदर टंग, मतलब उसकी मातृभाषा में ना सबसे पहला उसको प्राथमिकता दिया गया है। दूसरा जो दिया है, जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा होगा ना, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो और कोई लैंग्वेज हो, तो दूसरा उसमें पढ़ाया जाएगा। और तीसरा जो होगा वो नेशनल लैंग्वेज होगा, मतलब जो राष्ट्रीय जो भाषा होगा ना, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो चाहे वो अन्य भाषा हो, तो उसमें पढ़ाया जा सकता है। तो 3 भाषा सूत्र ना सबसे पहले प्राथमिकता दिया गया है एनसीएफ 2005 में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा तब। जब दस्तावेज के बारे में बात करेंगे ना कि एनसीएफ 2005 का जो दस्तावेज है उसमें कितने भाषा निहित है, तो वो बहुभाषिता निहित है, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, अलग अलग स्कूल के हिसाब से, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बार गूगल करके भी देख लोगे ना तो आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया है ना वो बच्चों की मातृभाषा मदर टंग पर पढ़ाने के बारे में सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को ना उसकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ताकि बालक जो है वो सरल तरीके से सीख पाए, समझ पाए। जो छोटे बालक है वो, आप लोगों ने भी देखा होगा ना कि कोई भी बालक पहली या दूसरी कक्षा में जाता है ना तो वो हिंदी नहीं बोल सकता अगर वो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से उसका मातृभाषा मदर टंग होगा तो उसको छत्तीसगढ़ी में ही ना लगभग
कक्षा 5वीं तक की उसको पढ़ाया जाएगा अगर समझ में नहीं आता है तो, ताकि बालक जो है वो अपने लैंग्वेज में सरल तरीके से समझ सके इसके लिए। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी को ही करेक्ट लिया गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। समन्वित शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए समुदाय के समर्थन पर, द सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी। ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों टेक्स्ट बुक की उत्कृष्टता एक्सीलेंसी पर। ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। या ऑप्शन डी शिक्षक की अभिवृत्तिगत एटीट्यूडनल परिवर्तन पर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों टेक्स्ट बुक की उत्कृष्टता एक्सीलेंसी पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? समन्वित शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करता है। तो समन्वित शिक्षा या इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो सफलता निर्भर करता है ना वो पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक की उत्कृष्टता एक्सीलेंसी पर। कैसे? तो अगर पाठ्य पुस्तक अच्छा उसमें कंटेंट दिया जाएगा, अच्छा उसमें क्या दिया जाएगा, उसमें जो ज्ञान है वो दिया जाएगा, अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला जो बुक है वो रहेगा, तो क्या होगा, समन्वित शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन हो पाएगा ना जी, अच्छा जो पढ़ाई है वो। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को अब ध्यान से पढ़िए। एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको बताना है कि एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ऑप्शन बी नेशनल करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑप्शन सी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। या ऑप्शन डी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो क्या इसका आंसर होगा, आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? तो एनसीटीई का जो फुल फॉर्म होता है ना वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसमें करेक्ट हो जाएगा। मतलब शिक्षकों से संबंधित जितने भी प्रकार के निर्देश आते हैं ना वो एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार आते हैं। चाहे आप बीएड करो चाहे वो डीएलएड करो, तो उनका जो भी निर्देश होता है ना, जो भी गाइडलाइन जारी करना होता है ना, तो वो एनसीटीई जो होता है वो गाइडलाइन जारी करता है। सारा चीज़ जो होता है वो टीचर से संबंधित में। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा ना नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। केवल याद रखोगे फिर भी ये चल जाएगा। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जितना भी आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना, भले ही आप लोग कमेंट करके आंसर ना दो चलेगा, ठीक है, लेकिन खुद से आंसर लेने की कोशिश करना है, आप लोगों को ट्राई करना है खुद से बनाने का। यही जो है वो आप लोगों का ना क्या है, प्रैक्टिस सेट कहलाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, खुद से आंसर लेने की कोशिश करोगे, वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। भले ही आंसर ना दो चलेगा, लेकिन खुद आंसर लेने की कोशिश क्या करो, पेन कॉपी लेकर के बैठा करो, खुद आंसर लेने की कोशिश क्या करो आप लोग, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका जो तैयारी है वो हो पाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। समावेशी शिक्षा ऑप्शन ए हाशिए पर, महत्वहीन स्थिति में स्थिति वर्ग से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। ऑप्शन बी कक्षा में विविधता का महत्व मानती है। ऑप्शन सी दाखिले संबंधी कठोर प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देती है। या ऑप्शन डी तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो समावेशी शिक्षा, तो अभी पिछले प्रश्न में आप लोगों को बताया हो ना कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि एक विद्यालय में एक कक्षा में एक शिक्षक के द्वारा विभिन्न जो बच्चे रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति वंश लिंग समुदाय, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सारे बच्चे को बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक शिक्षक द्वारा जब पढ़ाया जाता है
तो उसे क्या कहा जाता है, समावेशी शिक्षा कहा जाता है। और समावेशी शिक्षा क्या होता है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाता है। उत्सव मनाता है कहने का मतलब यह है कि एक जो अलग अलग प्रकार के एक कक्षा में बालक रहेगा, सारे बालक किसी न किसी फील्ड में क्या होगा, स्किल होगा, कुछ ना कुछ विशेष जानता होगा, अलग अलग लैंग्वेज जानता होगा। तो एक दूसरे को क्या होगा, जब अपना अपना जो स्किल है वो ट्रांसफ़र करेगा, है ना, तो वो विविधता क्या होगा, उत्सव मनाएगा, मतलब एक दूसरे का ज्ञान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, कक्षा में विविधता का उत्सव कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का जो स्किल है वो ट्रांसफ़र होगा, एक दूसरे को बताएगा, तो ज़्यादा जो स्किलवान है वो बन पाएगा ना जी। ज़्यादा कक्षा में जो बच्चे रहेंगे वो एक दूसरे को नॉलेज को गेन कर पाएंगे, जान पाएंगे। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। भले ही आप लोगों को अभी पढ़ने में टाइम लगे चलेगा, लेकिन ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश किया करो हमेशा। प्रश्नों को सही करने की कोशिश किया करो, अपना जो है ना वो 100% देने की कोशिश किया करो। अभी जब आप लोगों को ना अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा, अभी उबाऊ नहीं लगेगा ना, तो बाद में भी नहीं लगेगा। अभी मेहनत करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बाद में फिर पछताने से अच्छा कि अभी 1 महीना बचा हुआ है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, बेहतर होगा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्व होती है। तो आपको बताना है एनसीएफ 2005 के अनुसार कि गलती क्यों महत्वपूर्ण होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। ऑप्शन बी, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ऑप्शन सी, यह बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। या ऑप्शन डी, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकरण करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। यह बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। करेक्ट हो जाएगा इसमें। कैसे, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण है। आप जब कोई काम करते हो तो उसमें गलतियां होता है, तो उस गलती से आप लोग क्या करते हो, क्या उस गलती को आप लोग मानते हो क्या कि नहीं मेरे से गलती हो गया, मैं अब इस काम को नहीं करूँगा, ऐसा सोचते हो क्या? नहीं सोचते हो। आप ये सोचते हो कि मेरे से ये गलती हुआ है, मैं इसको सुधारूंगा और सुधार करके भविष्य में ऐसी गलती ना हो, इससे आप लोग क्या करोगे, सीख लोगे। तो एनसीएफ 2005 मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार जो गलतियां होता है वो महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि इससे बच्चे के विचार जो होता है वो अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराता है और समाधानों को पहचानने में सहायक होता है। एक बार जब गलती होता है उससे सीखते हैं जो बालक होता है और दोबारा उस गलती को ना करे ऐसा वो सावधानी बरतता है। तो उनके लिए क्या है, गलती को पहचानने में सहायता मिलता है। आप लोग अगर इस प्रश्न को देखोगे ना, तो अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो आंसर भी आप लोगों को पॉजिटिव लेना है ना जी। ध्यानपूर्वक अगर आप लोग बाकी ऑप्शन को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा। ऑप्शन ए को पढ़ो कैसे नेगेटिव है ये बताता हूँ। यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराता है। मान के चलो कोई कक्षा में बच्चा गलती करोगे तो आप उसको हटा दोगे क्या? नहीं ना हटाओगे। एक शिक्षक के रूप में रह करके सोचो ना जी, आप क्या क्या नेगेटिव है उसको काटते चलो। दो प्रकार से आप लोगों का आंसर बन सकता है। अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो पॉजिटिव आंसर खोजो, अगर आपको पॉजिटिव आंसर नहीं खोजना है तो नेगेटिव को खोज करके काटते हुए चलो। ऑप्शन बी को पढ़ो, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराता है। एक शिक्षक होकर आप बच्चों को डांटोगे क्या? ये नेगेटिविटी है कि नहीं, आप ये बताओ। तो इसको भी काट दो। उसके अलावा तीसरा को छोड़ दो क्योंकि पूरी तरह से ये पॉजिटिव है। पढ़ो तीसरा को पहले। यह बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ये पूरी तरह से पॉजिटिव वे में लिया गया है ना इस गलतियाँ को, तो यही करेक्ट होगा। डी को देखो, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है।
है। आप ये बताओ, एक शिक्षक के रूप में आप क्या बच्चों का ये ठेका लेकर के बैठे हो क्या कि बच्चों को आप उत्तीर्ण करोगे या अनुत्तीर्ण करोगे? या आप सोच करके रखे हो क्या? नहीं ना सोच के रखे हो। आपका काम नहीं है कि बच्चों को आप उत्तीर्ण करो या अनुत्तीर्ण करो। आपका काम है कि बच्चों को आप अच्छे से पढ़ाओ ताकि सारे बच्चे जो है वो अच्छा उसका व्यक्तित्व का विकास हो और सारे के सारे बच्चे उत्तीर्ण हो जाए। आप चाहोगे क्या कि आपके क्लास में कोई भी बच्चा अनुत्तीर्ण हो जाए या फेल हो जाए? आप चाहोगे क्या? नहीं ना चाहोगे, क्योंकि देखो अगर बच्चा अनुत्तीर्ण होगा तो वो गलती किसका होगा? उस शिक्षक का होता है, बच्चों का बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर बच्चा अधिकतर कहीं फेल हो जाए तो शिक्षक का गलती होता है कि वो कैसा पढ़ाया जिसके कारण बच्चा वो फेल हो गया। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, नेगेटिव है तो आप लोगों को क्या करना है? काट देना है इसको। केवल जो पॉजिटिव है ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से भी आप लोग क्या कर सकते हो, जो आंसर है वो ले सकते हो ऐसे प्रश्नों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं। अब आप लोगों के लिए कूट वाली प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 30 को, एनसीएफ 2005 विभिन्न विषयों के अलावा किन पाठचर्या क्षेत्रों को भी महत्व देता है? तो आपको बताना है, अलग अलग कूट में दिया है। सबसे पहला कला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, तीसरा काम और शिक्षा और चौथा शांति के लिए शिक्षा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 4, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4 या ऑप्शन डी सभी 1, 2, 3, 4। तो क्या इसका आंसर होगा आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी सभी 1, 2, 3, 4 जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एनसीएफ 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठचर्या क्षेत्रों को महत्व देता है? तो एनसीएफ 2005 मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो ना अलग अलग जो विषय को महत्व देता है वो कला शिक्षा भी हो जाएगा, स्वास्थ्य और शिक्षा भी हो जाएगा और काम और शिक्षा भी हो जाएगा और उसके अलावा शांति के लिए शिक्षा भी हो जाएगा। तो ये अलग अलग विषयों पर क्या है महत्व देता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को अब ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठचर्या निर्माण के 5 निर्देश सिद्धांत में से एक है। तो आपको बताना है कि 2005 जो एनसीएफ है ना तो उसमें से 5 आप लोगों को सिद्धांत बताया था। तो उनमें से ना एक सिद्धांत इस ऑप्शन में दिया गया, उस सिद्धांत को आपको बताना है। ऑप्शन ए ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ऑप्शन बी द्वितीय भाषा सीखना, ऑप्शन सी दृष्टिकोण को बदलना या ऑप्शन डी उच्च शिक्षा के लिए प्रबल आधार का निर्माण करना। तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठचर्या निर्माण के 5 निर्देश सिद्धांतों में से एक है। तो एनसीएफ 2005 में 5 सिद्धांत दिया गया था और इन 5 सिद्धांतों में से जो एक सिद्धांत है वो ज्ञान को ना स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, मतलब जो पुस्तक में ज्ञान दिया है उसको केवल पुस्तक तक ही सीमित नहीं करना है, उस ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना, उसके जो दिनचर्या है उसका जो रेगुलर कंटिन्यूटी है ना, मतलब जो जो चीज़ वो करते रहते हैं उससे जोड़ करके उसको पढ़ाना जो है ना वो इस सिद्धांत में शामिल किया गया है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए श्री अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी प्रोफेसर कृष्ण कुमार, ऑप्शन सी प्रोफेसर यशपाल या ऑप्शन डी प्रोफेसर वेद प्रकाश। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर यशपाल इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे? तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें वो करेक्ट हो जाएगा। और देखो प्रोफेसर यशपाल जो अध्यक्ष थे ना तो
इन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। क्या? तो ये जो प्रोफेसर यशपाल जो है ना, वो क्या थे, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो थे ना, वो पूर्व में उसके अध्यक्ष थे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, अभी ना रात के 1:06 हो रहा है और अभी आप लोगों का जो क्लास है वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो बोलते हो ना कि एक दिन में आप लोगों का क्लास नहीं आता है, तो आप लोगों को बता रहा हूँ, आपकी क्लास लेने के लिए ना मेरे को ना टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब यह है कि सुबह रिकॉर्ड करो, उसके बाद दोपहर को खुद लाइब्रेरी वगैरह जाओ खुद के पढ़ने के लिए, उसके बाद शाम को भी फिर से रिकॉर्ड करो। अभी रात को खाना वाना खाने के बाद अभी 1:06 हुआ है, अभी फिर से आप लोगों को क्लास का रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को बोलते हो ना, कई लोग बोलते रहते हैं कि आपका क्लास नहीं आ रहा सर, एक ही आता है। मैनेज करना पड़ता है जी सारा चीज़ों को, और क्लास को रिकॉर्ड करना बहुत वो होता है। तो इसीलिए क्या करता हूँ, आप लोगों को सारे टाइम को मैनेज करते हुए मैं चलता हूँ, ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो पूरा हो सके, ठीक है। और आप लोग अभी तक की अगर व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हो ना, तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है ना, उसमें ना आप मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हो। और जितना भी सारा PDF है ना, वो आप लोगों को उसी व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। चाहे वो क्लास जितना भी अब तक की हो गया, सारी क्लास का PDF आप लोगों को मिल जाएगा। और ये जो है ना, इसका PDF अभी तुरंत मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके तुरंत आप लोग पढ़ लीजिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यान से पढ़िए। NCF 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो कथन है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए, यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। ऑप्शन बी, यह NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी, यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्तांतरित दस्तावेज है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। यह NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। करेक्ट हो जाएगा इसमें। कैसे? NCF 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के संबंध में जो करेक्ट है ना, वो NCERT द्वारा क्या किया गया, तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत के जो विद्यालय जितना भी है ना, तो सारे विद्यालय की शिक्षा के संबंध में जो संस्तुतियां वो प्रस्तुत करता है कि कौन से पार्ट में क्या होगा, किसको पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, इन सारा चीज़ का जो ब्यौरा है ना, वो NCF 2005 में रखा गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें शिक्षा बिना बोझ के कहा गया है। उसके अलावा जो बालकों की जो शिक्षा है ना, वो छात्र केंद्रित रखा गया है। रटंत को रटंत प्रणाली से मुक्त रखा गया जो शिक्षा को है वो। तो ये सारा चीज़ को प्रस्तुत किया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 40 को ध्यान से पढ़िए। NCF 2005 बल देता है। ऑप्शन ए, करके सीखने पर। ऑप्शन बी, रटने पर। ऑप्शन सी, समस्या हल करने पर। या ऑप्शन डी, ये सभी। तो प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए, करके सीखने पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? NCF 2005 बल देता है, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो बल देता है ना, वो करके सीखने पर बल देता है। मतलब अगर कोई टॉपिक अगर कोई बुक में दिया गया होगा ना, तो उस टॉपिक को बच्चों को क्या किया जाएगा, गतिविधि के माध्यम से करके सीखने पर बल देता है। ये जो NCF 2005 होता है वो। और कई लोगों ने अगर उपयुक्त सभी लिया होगा तो ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत? इसीलिए होगा कि रटने पर इसमें बोला है। ऑप्शन नंबर बी को देखो, तो आपको बताना कि रटने पर बिल्कुल भी बल नहीं दिया गया है। रटंत प्रणाली को अलग किया गया, हटा दिया गया है NCF 2005 में। तो ये जब ऑप्शन बी नहीं होगा तो फिर ये डी कैसे होगा जी? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, करके सीखने पर सबसे ज़्यादा बल दिया है NCF 2005 के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 42 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ खालिस्तान से प्राप्त की। ऑप्शन ए, मानवतावाद। ऑप्शन बी, व्यवहारवाद। ऑप्शन सी, रचनावाद। या ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक सिद्धांत।
तो प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी रचनावाद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 अपनी समझ खालिस्तान से प्राप्त की। तो राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 जो है ना वो अपना जो समझ है वो रचनावाद से प्राप्त किया गया है। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, एनसीएफ 2005 जो है ना वो अपनी समझ कहाँ से प्राप्त किया था? तो रचनावाद का जो सिद्धांत है वहाँ से प्राप्त किया था। तो ये आप लोग अपने शॉर्ट नोट में नोट करके रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को केवल इतना ही प्रश्न अब पढ़ना था। आप लोगों का एनसीएफ 2005 से रिलेटेड ना इतना ही प्रश्न आप लोगों के लिए पर्याप्त है। एक बार और आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से ना इसका पीडीएफ दूंगा तो वहाँ से पढ़ लेना। क्यों पढ़ लेना? जब तक खुद से आप लोग पढ़ोगे नहीं, खुद से आप लोग समझोगे नहीं, कैसे बनेगा जी? मैं तो आप लोगों को केवल समझाया हूँ, लेकिन आप लोग तभी अच्छे से समझ पाओगे जब खुद से एक बार पढ़ोगे, सारे आप लोग प्रश्नों को देखोगे और खुद से आंसर लोगे कि प्रश्न क्रमांक 32 का क्या आंसर होगा, सर ने क्या लिया था। पढ़ो प्रश्न को और दिमाग लगाओ कि मैंने क्या बताया था। ये जब आप खुद से करोगे ना प्रैक्टिस वाला और करेक्ट होगा ये आंसर ना, तब आप लोगों के दिमाग में ये चढ़ जाएगा, बस जाएगा, दोबारा आप लोग नहीं भूलोगे ऐसे प्रश्न। और अपने पीडीएफ के लास्ट में ना इन सारे जो प्रश्न है उसका आंसर डाल दूंगा, तो लास्ट में आप लोगों को प्रैक्टिस करते हुए बन जाएगा और देखते हुए बन जाएगा लास्ट आंसर को। ठीक है, तो इसीलिए ना इस प्रकार के जो ना आप लोगों का पीडीएफ है वो तैयार किया हूँ लास्ट में आंसर देने के लिए। ठीक है, तो आप लोग एक बार जरूर इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज का ये जो क्लास है वो। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगल में हो। अब भी जस्ट इसका पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।